इन्होंने जिला में देखा है। आदरणीय प्रोफेसर जयप्रकाश साहब हम लोग के बीच उपस्थित है। प्रदेश सचिव बबलू कुशवाहा जी, इधर सूरज जी है, जिलाध्यक्ष उत्तम कुमार जी है, जिला प्रभारी पांडे जी है और भी बहुत सारे साथी हैं। अगर हम नाम ना ले पा रहे हो तो आप लोगों से क्षमा प्रार्थी है। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित हैं। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक वंदन और अभिनंदन। साथियों, आज 6 दिसंबर का दिन है। पूरा विश्व बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। किसी भी महापुरुष को विशेष अवसर पे, उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे या उनके जन्म जयंती पे उनको याद करना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। लेकिन उसके साथ साथ बीच में घुमा दे हमें उनके द्वारा निर्धारित जो उनका उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है, जो उनके किए गए कार्य है, उसके प्रति भी जिम्मेवार होना चाहिए, उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। हमारे लोग बाबा साहब अंबेडकर, माननीय कांशीराम साहब या जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनका महापरिनिर्वाण दिवस या उनका जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन उनके द्वारा निर्धारित जो उनका लक्ष्य है, उनके जो उद्देश्य है, उनके जो किए गए कार्य है, उस कार्य के ऊपर चर्चा नहीं करते। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में बाबा साहब अंबेडकर के जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व के लिए, उनके कृतित्व को बहुत ही छोटे समय में संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बता पड़ा बहुत मुश्किल है। बहुत बाबा साहब अंबेडकर की जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धियां। बाबा साहब अंबेडकर ने 1917 में किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था दी स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज। एक समय होता था कि जो किसान होते थे, उन किसान का जो खेत होता था वो छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने इसके ऊपर एक सर्वे किया कि इसके वजह से जो किसानों का जो खेत है जो छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, उसके वजह से भारत अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा। भारत में भूखमरी है, इसलिए उसको कंसोलिडेट करना है, खेतों को चकाबंद करना है, खेतों को बंदिश करनी है। और बाबा साहब अंबेडकर के लिखे इस किताब के आधार पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में चकबंदी अधिनियम कानून पारित किया और उस कानून के आधार पे भारत में हरित क्रांति सफल हुई और भारत अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। एक समय था कि जब अपने देश में बाढ़ आता था, भूकंप आती थी, सुनामी आती थी, तो अन्न का आयात रूस और अमेरिका से करना पड़ता था। लेकिन आज बाबा साहब अंबेडकर के उस किताब के बदौलत हम अन्न का उत्पादन दूसरे देशों को निर्यात करने में आज हम कामयाब हैं। कि अगर किसी दूसरे देश में बाढ़ आता है, किसी दूसरे देश में भूकंप आता है, तो भारत खुद अन्न निर्यात करने की स्थिति में। बाबा साहब अंबेडकर ने 1918 में किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। उस किताब ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दी और उस किताब की वजह से पूरी दुनिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की बदनामी होने लगी। बाबा साहब अंबेडकर ने उस किताब के माध्यम से अपने तथ्य रखे, प्रमाण रखे और प्रमाणित किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीति है वो भारत को अंदर से कमजोर कर रही है, खोखला कर रही है, रुपए को कमजोर कर रही है, पाउंड को मजबूत कर रही है और पूरी दुनिया को दिखा रही है कि भारत को हम समृद्ध बना रहे हैं। जब इसको लेकर पूरी दुनिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की बदनामी होने लगी, बीबीसी लंदन में और उस समय के अखबारों में बड़े बड़े आर्टिकल छपने लगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया, जिस कमीशन का नाम है एंड हिल्टन कमीशन, जिसको कुछ लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया
बैंक होना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर के रिकमेंडेशन पे 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया। जो भूमिहीन लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग थे, जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से बात करके इनका सेपरेट सेटलमेंट कैसे होना चाहिए, इन भूमिहीनों को भूमि कैसे दी जानी चाहिए, क्योंकि भूमिहीन होने के वजह से ये अपनी जीविका चलाने के लिए जमींदारों के ऊपर आश्रित रहते थे, बनियों के ऊपर आश्रित रहते थे और इनके साथ शोषण होता था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्लानिंग बनाया, एक योजना बनाया कि अगर इनका सेपरेट सेटलमेंट हो जाता है, इनके पास खुद की भूमि हो जाएगी, तो ये अपनी जीविका चलाने के लिए किसी दूसरे पे आश्रित नहीं रहेंगे। और जब दूसरे पे आश्रित नहीं रहेंगे तो इनका शोषण नहीं होगा, इनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 28 जुलाई 1928 को, उस जमाने में जो मिल होता था, फैक्ट्री होता था, उसमें बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें काम किया करती थी। और जब वो प्रेगनेंसी में होती थी तो विद इन इन्वर्टेड कोमा एक्सीडेंट ऐसा लिखकर उनको नौकरी से निकाल दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एक महिला जो है वो जिस बच्चे को जन्म देती है वो बच्चा इस देश का नागरिक है, वो सिर्फ उसका संतान नहीं है बल्कि इस देश का नागरिक है। इसलिए बाबा साहब के रिकमेंडेशन पे महिला प्रसूति बिल बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया और बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत आज भारत की सभी महिलाओं को मातृत्व मैटरनिटी लीव जो मिलता है, आज जो प्रेगनेंसी में होती है 6 महीने या साल भर जब तक घर में बैठी रहती है तो उनको जो है उनको जितने महीने का वेतन होता है वो उनको घर में मिलता रहता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के दलितों के मसीहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका लाभ सिर्फ अनुसूचित जाति की महिलाएं उठा रही है कि सर्व समाज की महिलाएं उठा रही है? जब अन्न उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बना तो केवल इससे दलित लाभान्वित हुए कि सर्व समाज के लोग लाभान्वित हुए? बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया तो सिर्फ 500 रुपए की, 200 रुपए की, 100 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की नोट लेकर सिर्फ दलित चलते हैं कि सर्व समाज के लोग चलते हैं? सभी समाज। तो क्या बाबा साहब जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व को दलितों की मसीहा कहना सही है? बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों का मसीहा नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता है। और अब तो बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्र निर्माता से भी आगे बढ़ गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर विश्व विभूति तो साथियों, इस तरह के बहुत सारे काम है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को अपनी पीड़ा, अपना दर्द प्रस्तुत करते हैं कि बेशुमार मुसीबतों का सामना करके हृदय विदारक अपमानों को सहकर मैंने इस कारवां को इस मंजिल तक लाया हूँ। है मेरे अनुयायी, हो सके तो इस कारवां को आगे तक लेकर जाना, अगर आगे नहीं ले जा सके तो किसी भी कीमत पर पीछे मत जाने देना। बाबा साहब अम्बेडकर को इस दुनिया से छोड़कर गए हुए 69 साल हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने, बाबा साहब अम्बेडकर के पढ़े लिखे सिपाहियों ने कभी इस बात पर चिंतन की कि बाबा साहब अम्बेडकर कौन से कारवां लेकर आए थे? और बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा कि आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे भी मत जाने देना? जब हम लोग इस बात पे चिंतन करते हैं तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर के 3 कारवां नजर आते हैं। पहला है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र दिया। लोकतंत्र यानी वोट तंत्र। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया कि आप इस वोट की ताकत का उपयोग करके अपने समाज को हुक्मरान बना लो, अपने समाज को शासक बना लो। 5 मिनट में बस 5 लेकिन हमने उस वोट का उपयोग अपने समाज को हुक्मरान बनाने के लिए नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, उस वोट को 100 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में बेचने का काम करते हैं। तो जो हमारे वोट को खरीदते हैं उनकी गलती है या जो अपना वोट बेचते हैं उनकी गलती है? बेचने वाले की या खरीदने वाले की?
दूसरा है बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकारी नौकरियों में संख्या के अनुपात में भागीदारी दिया हमें। तीसरा है लोकसभा और विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को चुनकर जाने का मौका मिलता है। ये तीनों कारण था जो बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय में लेकर आए थे। लेकिन जो छूट गया था, कौन सा कारण था जो छूट गया था, जिसको आगे ले जाने की बात बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि न्यायपालिका में भी हमारी भागीदारी हो, न्यायपालिका में भी हमारा प्रतिनिधित्व हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को उस वक्त नहीं माना गया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जो एजुकेशन सेंटर है, जो विश्वविद्यालय है, जो महाविद्यालय है, सर हम लोग के बीच उपस्थित है, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि वहाँ भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, जहाँ मानव संसाधन का निर्माण किया जाता है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को उस वक्त नहीं माना गया। वहाँ भी हमारा संख्या का अनुपात में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब सर यहाँ पे बैठे हैं, सबको पता है, बहुत कम लोग सर के जैसे हैं जो वहाँ पे पहुँच पाते हैं। उसके बाद है बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग धंधा है, वहाँ भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना गया। उसके बाद ये जो जमीन है, बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि जमीनों का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात उस वक्त नहीं माना गया। उसके बाद है मीडिया। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मीडिया में हमारी हिस्सेदारी हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात को उस वक्त नहीं माना गया। तो साथियों, ये वो कारवा था जो छूट गया था, जिसको आगे ले जाने की बात बाबा साहब अम्बेडकर कर रहे थे। लेकिन किसी ने इस कारवा की तरफ ध्यान दिया? किसी ने सोचा? अगर किसी ने सोचा तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय कांशीराम साहब। और माननीय कांशीराम साहब को जब ये बात समझ में आई तो साहब ने नारा लगाया, उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो साथियों, हम अपनी बात को यहीं पे रोकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का या बहुजन महापुरुषों का जो जयंती है, उस दिन हमें इस बात का कमिटमेंट खुद से लेना चाहिए और इस बात की समीक्षा करनी चाहिए। उनका जो अधूरा कार्य था, वो कार्य हम आगे की ओर लेकर जा रहे हैं या पीछे की ओर लेकर जा रहे हैं। आज जब हम इस बात की समीक्षा करते हैं तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां वही है, या बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां पीछे जा रहा है? आगे जा। बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, नहीं जा रहा है। जो छूट गया था उस पर हम आगे बढ़े, उसको पूरा कर पाए। तो आप लोगों से इतना ही निवेदन है, करते हुए हम अपनी बात को यहीं पे रोकते हैं। लेकिन एक नारा लगाते हुए आप लोग मेरे साथ लगाएंगे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय आकाश आनंद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, बहन जी आप संघर्ष करो, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, माननीय आकाश आनंद जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, बहन की जरूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जिंदाबाद।